नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई है उसमें हमने और लास्ट क्लास में भी अगर देखे तो हमने लिया था जड़त्व आघूर्ण। कुछ ऑब्जेक्ट्स का हमने कुछ वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण निकाला था। रिंग के लिए उसके अलग अलग एक्सिस के सापेक्ष, अलग अलग अक्ष के सापेक्ष हमने जड़त्व आघूर्ण जो है उस रिंग के लिए निकाला था। तो आज भी हम देखो, कल भी कुछ मैंने बताया था कि कुछ एक जो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिफॉर्म शेप के या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के, तो उनके भी कुछ जो मैंने उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया था कि इतना इतना होता था। स्लाइड भी मैंने बता दी थी आपको, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो आज उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का जो बच गए थे कल, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और कैसे उन दो थ्योरम्स का हम यूज कर सकते हैं, उन दो प्रमेयों का कैसे उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। कुछ तो आपको कल वाली क्लास में भी पता चल ही गया है कि आपको कौन सी थ्योरम का यूज, कौन सी प्रमेय का यूज कब करना है, कैसे करना है, वो पता चले गया है। ठीक है, तो आज हम जो दूसरे कल बच गए थे हमारे, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का हम जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फिर हमारी पहली स्लाइड्स की तरफ। अब देखिए, जो कल बच गए थे, कल हमने रिंग वाला ले लिया था, आज हम ले रहे हैं डिस्क के लिए। एक डिस्क के लिए ले रहे हैं। अब डिस्क बोले तो एक चकती के लिए, हिंदी में भी लिख लूंगा साथ में आपके, ताकि पता चल जाए। तो हमने क्या किया है, एक डिस्क ले रहे हैं, एक चकती ले रहे हैं। अब इस चकती का हमको क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। अब ये वाला जो है, हम पहला जो फर्स्ट वाला हम ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हम ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब देखो किसके अलोंग निकाल रहे हैं हम, इस चकती का या इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रल एक्सिस के या उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। अब देखिए इसका प्लेन जो है, जैसे भी वो पड़ी है वो उसका प्लेन है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली जो एक्सिस है, अगर ये इसके अलोंग रोटेशनल मोशन कर रही है तो इसके अलोंग हम क्या करेंगे, इस डिस्क का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे या जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जड़त्व आघूर्ण हमको इसके अक्ष के सापेक्ष कितना मिलेगा। अब वो कौन सी अक्ष ले रहे हैं हम, यहां पे मैं हिंदी में भी लिख लेता हूं, जड़त्व आघूर्ण इसका, चलो जड़त्व आघूर्ण तो पता ही है आपको, जड़त्व आघूर्ण ही निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वो मैं चीज आपको बता देता हूं। तो देखिए ये जो हम निकाल रहे हैं उसके केंद्र से गुजरती हुई, केंद्र से पारित, केंद्र से पारित तथा तल के लंबवत, तल के लंबवत अक्ष। ठीक है ना, केंद्र से पारित तथा तल के लंबवत। अब देखो केंद्र से पारित है ये अक्ष, अगर हम देखें तो जो भी है इस अक्ष को हम ले लेते हैं वाई वाई डैश। अगर ये वाई वाई डैश ले तो ये केंद्र से पारित है और उसके तल के जस्ट लंबवत है। तो इसमें देखिए डिस्क के लिए निकालने के लिए, अब देखो इस डिस्क की अगर टोटल रेडियस देखे तो यहाँ पे है कैपिटल आर, और ये वाली चीज जो आपको ब्लू पोर्शन ये जो दिख रहा है, ये एक छोटा सा उसमें से एक एलिमेंट, रिंग जैसे हमने निकल लिया था, तो एक रिंग की तरह हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट उसमें से कंसीडर कर रहे हैं, एक छोटा सा इसका एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है ना, उस एलिमेंट का जो मास है मान लेते हैं वो कितना है, dm है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो क्लियर तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसका द्रव्यमान हमने कितना लिया है, मास dm लिया है। इस चकती का जो हम कंसीडर कर रहे हैं छोटा सा उसका एलिमेंट उस चकती का। ठीक है, अब उस चकती का जो छोटा सा एलिमेंट का जो भी इसका मास है वो हमने ले लिया इधर। ठीक है, अभी देखिए तो ये इसका द्रव्यमान ले लिया हमने dm। अब ये इसकी त्रिज्या जो है r है, और चकती जहां पे भी ये हमने छोटा सा एलिमेंट इसका कंसीडर किया है वो इसके केंद्र बिंदु से, वो इसके केंद्र बिंदु से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। जो भी हम डिस्टेंस ले सकते हैं वो ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं, वो आपके निर्भर करता है। चलिए, तो इसकी ये r डिस्टेंस है और पूरी चकती की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो कैपिटल r है, और इस अक्ष के सापेक्ष हमको उसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एक एलिमेंट इसमें से, पूरी चकती में से एक एलिमेंट कंसीडर किया है, जैसे रिंग की तरह। अब रिंग की तरह क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चकती, अब चकती का जो है अगर देखें तो पूरे एलिमेंट से ये भरा हुआ है। रिंग की तरह नहीं है कि उस एक्सिस से इतनी दूरी पर ही उसका मास है जिसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में
कंसिडर किया था, या छोटे छोटे कणों के रूप में उसको बांटा था। लेकिन अभी यहां पे क्या है, चक्ति में उसके पूरे जहां तक आर रेडियस तक सभी में पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है। तो उसके लिए देखो इसका अगर हम डेंसिटी देखें तो वो भी इसके लिए क्या रहेगी, सेम। लेकिन अब पतली सी चकती है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, उसका सरफेस एरिया है, और सरफेस में ही सारा है, मतलब उसका तल में ही जितना भी उसका सतह है उसी सतह में सारे कण उपस्थित हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी यूज करेंगे। देखिए अब कैसे करेंगे, वो करना जरूरी भी होगा क्योंकि इसके क्षेत्रफल में ही सारे द्रव्यमान है। अब इसकी मोटाई तो ज्यादा ले नहीं रहे, चकती होती है पतली, तो एक पतली सी चकती के लिए जैसे वो होती है सीढ़ी या डीवीडी जो होती है, कितनी पतली, वही एक चकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखो इसका द्रव्यमान मान लिया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। अब इसका हमको अगर जड़त्व आघूर्ण निकालना है, अब मान लो कि अगर छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे एक ऐसे ही होता है, एक छोटा सा, तब तो उसका द्रव्यमान m होता है और उसके आर से तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर से निकल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ये पूरी रिंग को हमने कंसीडर किया है। अब मान लेते हैं इस रिंग की जो मोटाई है जो हमने कंसीडर की है वो कुछ dx है, कितनी है, dx है, या यहां पे मैंने कंसीडर कर रखा है आपने थिकनेस देखिए dr है। तो देखो अब क्या करते हैं हम कि केंद्र से पारित तथा तल के लंबवत जो अक्ष है उसके सापेक्ष हमको क्या करना है, इसका जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, किसके अलोंग, थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू डिस्क z एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब ये z एक्सिस के अलोंग इसका ये जो है वो z एक्सिस मान लिया जो उसके निकल रही है, जैसे जो मैंने y डैश मान्य वही यहाँ पे z ले रखा, आप z डैश भी ले सकते हैं। अब उसकी रेडियस देखो हमने कितनी ली है, जो हमने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है उसकी रेडियस है स्मॉल r, और उसकी थिकनेस कितनी है, मतलब मोटाई, उसकी त्रिज्या जो है वो हमने ली है r, और इसकी थिकनेस या मोटाई जो है वो है इसकी मोटाई जो है वो ये है dr है। अब उसके देखो सरफेस मास डेंसिटी, अब देखो सरफेस मास डेंसिटी वही कह रहा हूं, पतली सी चकती है तो उसके सरफेस में ही सारे कण उपस्थित है। तो उसका अगर हम सरफेस डेंसिटी अगर ले, सरफेस मास डेंसिटी, जैसे एरिया के लिए जो लेते हैं हम वो वॉल्यूम डेंसिटी लेते हैं, यहां पे हम ले रहे हैं सरफेस डेंसिटी या एरिया डेंसिटी भी आप कह सकते हैं। मान लेते हैं कि उसकी सरफेस मास डेंसिटी जो वो सिग्मा है। अब सिग्मा जो है, अब कोई भी कहीं से भी अगर एक छोटा सा एलिमेंट इस डिस्क से कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे तो सब जगह इसका सिग्मा जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी कण होंगे वो उधर वाले एरिया में और उधर वाले एरिया में, यूनिट एरिया में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसके, या इकाई क्षेत्रफल में अगर इसके कणों की संख्या देखे, जो मास जो मास देता है या रखते हैं कण ही है, उनका मास ही होगा, तो वो सब जगह इस चकती के लिए कैसे होंगे, एक समान। इसीलिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोला था मैंने, या यूनिफॉर्म एरिया बोला था। तो ये शेप भी हम कैसा ले रहे हैं, सारे इनका यूनिफॉर्म ले रहे हैं, एक समान ले रहे हैं, ठीक है ना। अब एक समान का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए तो अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग इसका सरफेस मास डेंसिटी निकाले, हम पृष्ठीय, अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकाले, सॉरी पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व अगर हम निकाले तो वो कितना मिलेगा, सरफेस डेंसिटी का मतलब यही है, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। तो देखो वो कितना मिलेगा हमको, सिग्मा इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब m क्या है, उस पूरी चकती का द्रव्यमान, m क्या है, इस पूरी चकती का द्रव्यमान। अब ये dm जो हम कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे इधर ये dm जो माना है हमने, चलो इसको मैं आपको वापस क्लियर करके बता देता हूं। यहां पे देखिए ये जो dm यहाँ पे छोटा सा जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे dm। ये dm किसका द्रव्यमान है, जो हमने ये एलिमेंट कंसीडर किया है, जो डार्क ब्लू आपको दिख रहा होगा, ये है इस जो रिंग हमने या जो वलय कंसीडर की है इसमें। क्योंकि इस चकती को भी हम बहुत सारी वलय से के रूप में हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। एक जैसे यहां से भी एक वलय के रूप में इसको कंसीडर कर सकते हैं, छोटी सी एक वलय के लिए। तो ऐसे ही n नंबर ऑफ वलय से हम इसको क्या कर सकते हैं, वलय में बांट सकते हैं, या बहुत सारी रिंग्स को रिंग की फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, काट के अलग अलग बना सकते हैं। लेकिन अब हर एक रिंग की रेडियस जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। इसीलिए हमको ये मास डेंसिटी जो है या पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व लेने की जरूरत
पड़ रही है। रिंग के लिए तो हमने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि रिंग के लिए उसका जो भी मटेरियल था वो उसी रिंग के सरफेस एरिया में था। लेकिन यहां पे ये चकती पूरी देख ली, सेंटर से लेकर पूरा इसका एरिया क्या है, भरा हुआ है कणों से। इसलिए अगर हम इसको बहुत सारे रिंग में अगर कन्वर्ट करें या बहुत सारे वलय के रूप में अगर इसको हम बांटे, तो द्रव्यमान तो अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन दूरी भी उनकी उस एक्सिस से हर एक की रेडियस जो होगी, त्रिज्या जो होगी, वो अलग अलग होगी। इसीलिए हमको ये मास डेंसिटी लेने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि अगर छोटे रिंग के लिए तो यहाँ पे आर अलग आएगा, और छोटी ले और अलग, बड़ी ले उसमें से, क्योंकि सारी एक त्रिज्या की तो रिंग इसकी बट नहीं सकती। जितनी भी आप रिंग को इसमें कन्वर्ट करोगे, इस चक्ति को या इस क्या बोलते हैं इसको, डिस्क को, तो उसकी रिंग जो इसकी मिलेगी, वलय जो मिलेगी, वो अलग अलग त्रिज्या की मिलेगी। ठीक है ना, इसीलिए हम इसमें ये चीज ले रहे हैं। तो चलिए अभी देखिए, अब इसमें अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाए तो देखो हमको क्या मिलेगा। तो मास जो है उस रिंग का, जो रिंग हमने या जो वलय कंसीडर की है, जो वलय ली है हमने, तो उस वलय का मास अब कितना मिलेगा, वलय का द्रव्यमान वो कितना मिलेगा हमको, क्योंकि चक्ति का निकाल रहे हैं, लेकिन चक्ति को हम बहुत सारी वलय में क्या कर रहे हैं, वलय में बहुत सारी वलयों के रूप में इसको काट रहे हैं, मतलब बहुत सारी वलय से मिलकर ही देखे तो ये बनी हुई है एक तरह से चक्ति। ठीक है ना, तो हमने जो वलय यहाँ पे डीएम जिसका हमने द्रव्यमान लिया है, उसका द्रव्यमान कितना मिलेगा हमको, देखो डीएम इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द रिंग। क्योंकि देखिए सिग्मा क्या है, सिग्मा जो हम ले रहे हैं वो इसका द्रव्यमान बटा एरिया है। तो सिर्फ अगर हमको द्रव्यमान निकालना तो कितना मिलेगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो वही चीज यहां पे हमने की है। ठीक है, तो देखिए, तो इसका द्रव्यमान जो हमको कितना मिलेगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द रिंग। अब एरिया ऑफ द रिंग उसका वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। तो देखिए डीएम इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, सिग्मा। अब देखो एरिया ऑफ द रिंग जो है, यहां इधर लिख लेता हूं मैं आपको चलिए इसको मैं थोड़ा सा, ताकि हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा इजी हो जाए समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू हमको मिल रहा है m बाय ए मिल रहा है। तो m जो है वो कितना मिलेगा, सिग्मा इंटू ए। यही चीज यहाँ पे हमने ये ली है। अभी इस चीज को देखिए, मैं इधर आपको बता देता हूं इसका, कि डीएम इक्वल टू यहाँ पे जो मिल रहा है वो हमको मिल रहा है सिग्मा इंटू वलय का क्षेत्रफल। अब देखिए वलय का क्षेत्रफल कितना मिलेगा, वलय का क्षेत्रफल जो रिंग हमने कंसीडर की। ठीक है, अब उसका देखो वलय का क्षेत्रफल हमको क्या मिलता है, ये मैं यहीं पे बता देता हूं कि ये कैसे आया। सिग्मा इंटू 2πr और dr क्यों ले रहे हैं हम, देखिए क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। पता है आपको, क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। सिर्फ क्षेत्रफल के लिए ले रहा हूं मैं, इसके लिए क्षेत्रफल को हम लंबाई इंटू चौड़ाई लिखते हैं। अब देखिए वलय का क्षेत्रफल ले रहे तो लंबाई भी किसकी लेंगे, वलय की। जो हमने ये डीएम लेंथ की जो वलय यहाँ पे कंसीडर की है, ये वाला, ये देखिए ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये चीज। अब इस वलय का हमने द्रव्यमान तो लिया है डीएम, और इसकी जो वलय की एक तरह से जो वलय कंसीडर की उसकी त्रिज्या है छोटा आर, है ना। तो देखिए इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, ये वलय इसकी परिधि के बराबर होगी। परिधि कितनी होती है, सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2πr। तो लंबाई तो हो गई 2πr। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, ये देखिए चौड़ाई हमने यहाँ पे अभी कंसीडर की थी, थिकनेस, चौड़ाई कितनी है, dr है। तो यहाँ पे आ गया ये इसका चौड़ाई dr। तो इसीलिए देखो सिग्मा तो यहाँ पर है, साथ में क्या आ जाएगा, dm इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr dr। इसीलिए यहाँ पे जो द्रव्यमान है उस वलय का, जो हमने मानी है वलय, उसका द्रव्यमान हमको कितना मिल रहा है, सिग्मा इंटू 2πr dr मिल रहा है। अब चलिए, तो अब इस सिर्फ इस रिंग का अगर हम द्रव्यमान जितना भी डीएम है इसका और आर दूरी पर व्यवस्थित है, तो इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण अगर निकाले इस अक्ष के सापेक्ष जो ये बीच में से निकल रही है, जो देखो ये रिंग को मैंने यहाँ पे साइड में बता दिया, तो इसके सापेक्ष इसका अब जड़त्व आघूर्ण कितना मिलेगा,
क्योंकि देखो डीएम द्रव्यमान है, तो इससे वलय का हम मान लेते हैं कि इसका जो जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वलय का जड़त्व आघूर्ण कितना मिलेगा, देखिए डी आई मिलेगा, जो कि आर स्क्वायर और डीएम होगा, क्योंकि उस वलय का द्रव्यमान है डीएम और उसकी त्रिज्या देख लीजिए, उसके वृत्ताकार पथ की देख लीजिए, या उसकी इस अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, आर स्क्वायर है। ठीक है, तो वलय का हमने कल ही निकाला था, उसका वलय का कितना मिलता है हमको, एम आर स्क्वायर। कल मैंने बताया था आपको, पिछली वाली क्लास में आप देख सकते हैं अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो वलय के लिए हमने एम आर स्क्वायर निकाला था, तो यहां पे उसका द्रव्यमान सिर्फ डीएम है, इसलिए यहां पे हमने डीएम लिया है। अब यहाँ पे देखिए डी आई इज इक्वल टू कितना मिल गया, आर स्क्वायर, डीएम की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो ये कितनी मिली है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये इस रिंग का जो हमको सिर्फ इस वलय का जो जड़त्व आघूर्ण है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिल गया हमको, कितना, डी एल इक्वल टू आर स्क्वायर सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ये डीएम की वैल्यू यहाँ पे पुट की है हमने, बस और कुछ नहीं किया। तो यहां से देखिए ये डीएल इक्वल टू हमको कितना मिल गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल गया सिर्फ वलय का, कितना मिला है, आर स्क्वायर, और डीएम की जगह पे वैल्यू पुट की हमने जो भी यहाँ पे निकाली थी, इधर मैंने आपको निकाल के बताई सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। तो ये तो सिर्फ अभी तक वलय का मिला, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इस चक्ति को हम बहुत सारी वलय में कन्वर्ट अगर करें तो हर एक वलय का क्या मिलेगा, डीएम अलग होगा सबका। अब चलो डीएम अब सेम तो नहीं हो सकता, डीएम भी अलग होगा, और ये जो दूरी है वो भी सबके लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। अब क्यों होगी अलग अलग, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी वलय इसमें से बनाएंगे सबकी त्रिज्या, सबकी जो विड्थ है, ये जो लेंथ है उनकी क्या होगी, अलग अलग होगी। जो सबसे उस अक्ष के पास में होगी सबसे छोटी, तो उसकी दूरी और कम होगी, उसके बाद उसकी और बढ़ेगी और उसकी साइज बढ़ती रहेगी। ठीक है ना। तो देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एक वलय इसमें से कंसिडर किए, लेकिन हम बहुत सारी वलय क्या कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। जो सबसे पास में, अगर एक्सिस के बिल्कुल पास में लेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बहुत छोटी। अब एक्सिस के पास में अगर बहुत बिल्कुल उसके एक्सिस के पास में ले, एक्सिस के जितना पतला, तो कोई एक्सिस वलय तो बन नहीं सकती। मतलब इसका अगर देखे तो उसकी लंबाई जो होगी उन रिंग्स की, उन वलयों की जो हम उसमें से काट रहे हैं, वो कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से कहां तक चलेगी, उसकी त्रिज्या तक। छोटी छोटी बहुत सारी वलय हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, तो जब भी ये वाली चीज होती है तो हम क्या करते हैं, ये देखो डी आई क्यों लिया है, क्योंकि सिर्फ एक रिंग का, हमको सिर्फ एक रिंग का नहीं, पूरे चक्ति में जितनी भी रिंग होगी, जितनी भी वलय होगी, उन सब का निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन हमेशा क्या बताता है, इंटीग्रेशन जो है या समाकलन जो है वो हमेशा क्या बताता है, कुल चीज को अगर हमको निकालना है तो हम समाकलन, छोटी से अगर बड़ी चीज निकालनी है ओवरऑल पूरी, तो हमेशा समाकलन का उपयोग करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे इसी समीकरण का जो हमको यहाँ पे मिली है, ये वाली, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसका अगर हम समाकलन करेंगे कहां से कहां तक, देखो आर की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, 0 से आर, क्योंकि जो वलय हमने कंसीडर किए हैं उसकी त्रिज्या है आर। लेकिन यहां पे अगर देखेंगे तो ये कहां से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर कहां तक जाएगी, बड़े आर तक जाएगी, क्योंकि उसकी चक्ति की पूरी त्रिज्या कितनी है, बड़े आर के बराबर ली हमने, कैपिटल आर के। तो देखिए यहां से क्या चीज मिलेगी, इसी इक्वेशन को अगर डी आई है यहाँ पे, अब डी आई को जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, उस पूरी चक्ति का जड़त्व आघूर्ण जो कि आई के बराबर है। अब देखिए आई के बराबर हम ले रहे हैं, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम, ये इंटीग्रेशन का साइन है, 0 से आर समाकलन कर रहे हैं, 0 से आर किसका, इस डी आई का जो हमको मिला है। अब देखो आर स्क्वायर तो है यहाँ पे, सिग्मा 2 पाई आर डी आर बी, ये ऊपर से इसी इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन का क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए जो कांस्टेंट है, जो नियत राशियां, उनको हम ले लेंगे बाहर, लेकिन किसके नियत, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, डी आर के, क्योंकि बहुत सारी वलय हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि डी आर हमने उसकी विड्थ ली है, क्या ली है, उसकी ये जो जितनी भी इसकी चौड़ाई है ये हमने ली है डी आर।
उस वलय की। तो ऐसे डीआर 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 एलिमेंट्स की तो बहुत सारी वलय मिलेगी, लेकिन त्रिज्या सबकी अलग अलग मिलेगी, ठीक है ना। इसीलिए इस डीआर की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज ले रहे हैं, तो इस डीआर के सापेक्ष जो जो नियत थे या उसके रेस्पेक्ट में जो जो कांस्टेंट है उनको ले लिया हमने बाहर, अब जो वेरिएबल है उनको रखा हमने अंदर, मतलब जो चेंज हो सकते हैं, जो परिवर्तित होंगे आर के रेस्पेक्ट में। तो देखिए 0 से आर इंटीग्रेट करेंगे आर क्यूब डी आर, तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या मिलता है, देखिए यहां पे मैं आपको बता देता हूं। तो आर क्यूब का आपको इंटीग्रेशन मिलेगा इंटीग्रेशन आप कर चुके होंगे सभी। तो देखिए यहां से आई इक्वल टू हमको मिलेगा 2 पाई सिग्मा, और यहां पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखो आर क्यूब का आ जाएगा आर की पावर 4/4, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से आर तक। तो देखिए यहां से क्या चीज मिलेगी हमको, जब इसको इंटीग्रेशन किया है हमने, 2 पाई सिग्मा तो है हमारे पास, और यहां पे आ जाएगा हमारे लिए, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, ऊपर वाली लिमिट तो आ जाएगा स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर ले लेंगे, लिमिट पुट करना आपको सबको आता ही होगा चलिए, तो ये हो गया। फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं तो वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 आर की जगह पे रखेंगे, 0 की पावर 4/4, तो वो 0 ही रहेगा। तो कुल मिला के हमको यहां से क्या चीज मिल रही है, देखो 2 पाई सिग्मा आर की पावर 4/4, ये देखिए यही चीज मिल रही है यहाँ पे, 2 पाई सिग्मा आर की पावर 4/4 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिग्मा हमने देखो पहले जो लिया था, सिग्मा क्या था वापस बता देता हूं, सिग्मा जो है वो सरफेस मास डेंसिटी या पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व है, घनत्व चेंज नहीं होता किसी भी वस्तु का। तो देखिए, तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे वापस पुट करें, ये जो सिग्मा यहाँ पर है, इसकी वैल्यू ऊपर से जो हमने सिग्मा यहाँ पे निकाली थी m/πr², तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 2 पाई है, सिग्मा की जगह पे आ गया m/πr², और r की पावर 4/4 हमारे पास है ही। तो देखिए क्या चीज मिलेगी यहां से, अब ये नीचे है तो देखिए क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर से ये टू टाइम्स बचेगा, ठीक है, और देखिए क्या मिलेगा, पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स। तो अब हमारे पास क्या चीज मिल रही है, देखिए ऊपर तो हमारे पास बच गया m और r की पावर 2, ये देखिए r के पावर है, मैंने 2 से इसको r स्क्वायर से इसको काटा है, ठीक है, तो r की पावर 2 बचा। इसको चलो थोड़ा मैं आपको यहां से ये पूरा ही बता देता हूं वापस से, ये देखिए आर स्क्वायर था, इसकी पावर 4 थी, तो मैंने आर स्क्वायर से इसको कट कर दिया, पाई से ये पाई कट दिया, तो ऊपर बचा हमारे पास एम आर स्क्वायर, और नीचे देखिए क्या मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है। इसीलिए तो देखिए उस पूरी चकती का हमको जड़त्व गुण कितना मिल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू 1/2 mr², ठीक है ना। तो देखिए चकती के लिए, देखो चकती का हमने कैसे निकाला है, बहुत सारी रिंग में कन्वर्ट करें। अब रिंग का देखो कल हमने निकाला था, कितना मिला था रिंग के लिए हमको, यहां पे भी मैंने लिखा था कि mr² मिलता है। सिर्फ वलय के लिए अगर देखें ना, केंद्र से पारित जो हमने निकाला था, सबसे फर्स्ट यही किया था, तो उसके लिए mr² मिलता है। वही चकती के लिए कितना मिल रहा है, उसी अक्ष के सापेक्ष, लेकिन चकती में कण ज्यादा होते हैं पूरे सरफेस पे, रिंग में तो सिर्फ उसकी एक जो लेयर होती है ऐसे, उसी में होते हैं कण, लेकिन चकती में पूरा वो सरफेस भरा हुआ है कणों से। तो उसके लिए देखो जड़त्व गुण कितना मिल रहा है, उस वलय के जड़त्व गुण से आधा मिल रहा है। देखो mr² हमको रिंग के लिए मिला था, वलय के लिए, चकती के लिए कितना मिल रहा है, 1/2 mr²। तो देखिए वलय के लिए, चकती के लिए हमको जड़त्व गुण कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको I इक्वल टू 1/2 mr²। ओके, तो ऐसे निकलता है चकती के लिए। अब देखो ये वाला मैंने पूरा डेरिवेशन इसलिए बताया आपको क्योंकि चकती का अक्ष के सापेक्ष, उसके सेंटर के सापेक्ष ऐसे ही निकल सकता है। डायरेक्ट भी बता सकता था मैं कि 1/2 mr² है, लेकिन फिर यही कंफ्यूजन होता है, साइंस वाले रटना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब जो आगे इसके अलग अलग एक्सिस के ले लेंगे तो उसमें इसका उपयोग हम कर सकते हैं। 1/2 mr² होता है, इसके केंद्र से पारित तथा तल के लंबवत कितना मिलता है वो अब हमको पता चल गया कैसे मिलता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
चलिए अभी देखिए यहां पे जो चीज दिख रही है आपको, ये जो चक्ति का हमने जो निकाला है जड़त्व आघूर्ण, वो ऐसे देखो, चाहे इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे निकाला है करके, तो यहां पे देखिए ये एक्सिस है, जेड जो माना है वो उसके कहां से निकल रही है, सेंटर से निकल रही है, ठीक है ना। उसी चक्ति को ऐसे कर दिया, ये चक्ति है, ठीक है, जो कि बहुत कम इसका वो है विड्थ, ये बहुत छोटी है विड्थ इसकी, लेकिन यहाँ पे बताया थोड़ा क्योंकि थोड़ी बहुत तो उसकी थिकनेस होगी, चौड़ाई होगी, ठीक है ना। अब इसके देखो इस अक्ष के सापेक्ष हमने क्या किया है, इस जेड अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण निकाला है, जो कि कितना मिल रहा है, आई जेड इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर, जो कि यहाँ पे भी हमको मिला है। तो ये इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण हमने निकाला है, ये देखिए रोटेशन कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका जड़त्व आघूर्ण इतना मिला। चलिए अपने अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, इसी चक्ति के लिए ले रहे हैं, देखो क्या ले रहे हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर, किसके सापेक्ष, उसकी डायमीटर के अलोंग, मतलब व्यास के सापेक्ष, चक्ति का व्यास के सापेक्ष चक्ति का जड़त्व आघूर्ण। अभी पीछे हमने कौन सा लिया था, किसके सापेक्ष लिया था, अभी पीछे जो हमने लिया था वो उसके सेंटर के अलोंग, जो एक्सिस निकल रही थी या गुजर रही थी उसके केंद्र से, या द्रव्यमान केंद्र भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो हमने द्रव्यमान केंद्र नहीं माना उसका, लेकिन चक्ति का जो केंद्र होगा अगर यूनिफॉर्म एरिया है उसका सभी सरफेस पर, तो वो ही इसका द्रव्यमान केंद्र भी हो सकता है। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो व्यास के सापेक्ष उस चक्ति का जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे, उसी चक्ति का उसके व्यास के सापेक्ष, तो देखिए कितना मिलेगा, और वो व्यास के सापेक्ष, व्यास भी कैसा है देखिए उसको भी, एक्सिस लाई इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासेस थ्रू द सेंटर, ओके, कैसे ले रहे हैं, उसके प्लेन के किसमें लाई कर रही है, मतलब उसके तल के समांतर है, तल के समांतर है, या उसके तल में भी लिख सकते हैं आप, उसके तल में उपस्थित अक्ष, उसके तल में उपस्थित अक्ष के सापेक्ष। अब जो भी हम व्यास ले रहे हैं वो उसके तल में ही उपस्थित अक्ष का काम करेगी। ये देखिए अगर आप डायग्राम में देखें तो z के अलोंग तो हमने अभी पीछे निकाल दिया, इसके अलोंग हमको कितना मिला था, I इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 मिला था, ये तो हमको पता है, अभी पीछे निकाला हमने। अब हमको किसके सापेक्ष निकालना है, ये जो इसकी डायमीटर है या इसका व्यास जो है, ये वाला भी ले सकते हैं या फिर ये वाला, देखो z को ऊपर से बताया तो ये हो गया, y ले लिया और इसको x ले लिया, ठीक है। तो इस व्यास के सापेक्ष, अब चाहे वो ये वाला व्यास लो आप या ये वाला व्यास लो, दोनों ही इसके व्यास है, तो इसके व्यास के सापेक्ष इस चक्ति का कितना जड़त्व आघूर्ण होगा। अभी इससे पहले हमने जो भी लिया था वो उसका, ये देखिए मान लीजिए कि ये चक्ति है, अभी हमने इसके बीच में से ऐसे लिया था तो वो ऐसे ऐसे घूर्णन कर रही थी, अभी क्या कर रहे हैं हम, इसके अलोंग ले रहे हैं ऐसे, ये तो ये क्या करेगी, अब ये चक्ति ऐसे उसके रोटेशन करेगी उसके व्यास के सापेक्ष इस टाइप से, ठीक है ना जी। चलिए तो अभी इसमें देखिए हमको क्या चीज देखने को मिलेगी, हमको कि उसके तल में उपस्थित अक्ष के सापेक्ष कितना है। तो देखो इसमें कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे हम, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्यों करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग हमने निकाल दिया है, परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम क्या कहती है, जैसे ये आई जेड है इसको हम ले लेते हैं वाई, तो आई जेड इक्वल टू यहाँ पे कितना मिलेगा, आई जेड देखो उसके सापेक्ष तो हमको पता ही है कितना होगा, है ना, आई जेड हमको पता है। अब देखो आई जेड इक्वल टू यहाँ पे भी वही चीज ले रखी है कि इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस या उन दोनों लंबवत अक्षों के सापेक्ष जितना भी उसका जड़त्व आघूर्ण होगा उसके योग के बराबर होगा, यही तो कहती है लंबवत अक्षों के प्रमेय। बस तो इसी प्रमेय का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे इसमें, तो कौन सा करेंगे, लंबवत अक्षों की प्रमेय
का उपयोग हम इसमें करेंगे। तो देखिए इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कब हमको लंबवत अक्षों के प्रमेय का यूज करना है और कब समांतर अक्षों के प्रमेय का, मतलब कब हमको पैरेलल एक्सिस वाली थ्योरम यूज करनी है और कब क्या बोलते हैं ये परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम आपको यूज करनी है। तो देखिए अभी चलिए अब देखिए, तो यहां पे चीज देखिए पता चल गई हमने, तो जो भी लिया हमने, ठीक है ना। तो यहां पे अब देख लीजिए इसको थोड़ा जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसमें ये चीजें ढकनी नहीं चाहिए कुछ भी। चलिए तो इधर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, सही कर देता हूं मैं ये। तो ये दोनों तो डायमीटर होगी। चले तो देखिए, तो किसी लेमिना के लिए, लेमिना मतलब एक पतली शीट जो चकती ले रहे हैं हम, उसके लिए, तो उसके लिए देखो कितना मिलेगा, जड़त्व आघूर्ण समांतर या लंबवत अक्षों के प्रमेय से आई जेड इक्वल टू, जो मैंने उधर भी बता दिया आपको, आई एक्स प्लस आई वाई। तो देखिए अब इसकी सिमेट्री या इसकी ज्यामिति के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसकी ज्यामिति से हमको क्या मिल रहा है कि एक्स और वाई वाली जो दोनों एक्सिस है, दोनों ही क्या है, व्यास है। तो कल भी लिया था हमने, देखिए याद आ रहा हो तो दोनों व्यास के सापेक्ष है, ये भी व्यास है और ये भी क्या है, व्यास है। तो आई एक्स और आई वाई के सापेक्ष, मतलब इस चक्ति का एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष तो जड़त्व आघूर्ण क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो अब हमको पता है आई जेड इक्वल टू, देखो अभी पीछे निकाला हमने, इस जेड के सापेक्ष अभी बताया मैंने एम आर स्क्वायर बाय 2 है। अब इसका तो मिल गया एम आर स्क्वायर बाय 2, बाकी इस दोनों का क्या है, इक्वल है। तो हमको क्या मिल जाएगा यहां से, देखिए दोनों का प्लस कर दो, यहां पे क्या चीज मिलेगी यहां पे देखो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, मैं बता देता हूं, चलो यहीं से आपको सॉल्व करके, यहां से हो सकता है आपको ये बाय 2 कैसे आया, तो इसको थोड़ा मैं यहां से ले लेता हूं। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, आई जेड की वैल्यू हमारे पास एम आर स्क्वायर बाय 2, यहां से इसी चीज को देखिए इक्वल टू किसके बराबर है, आई एक्स और आई वाई हमने क्या लिया यहाँ पे देखिए बराबर, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स या फिर 2 टाइम्स ऑफ आई वाई भी ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यूज कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, किसी एक व्यास के सापेक्ष ही तो निकालना है, दोनों व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण इसका बराबर होगा। तो किसी एक व्यास के सापेक्ष अगर हम निकाले तो आई एक्स इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 तो है ही है, ये एम उस चक्ति का पूरा द्रव्यमान है, और नीचे देखिए क्या है हमारे पास 2 है, और ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो किसी व्यास के सापेक्ष चक्ति का हमको कितना मिल रहा है जड़त्व आघूर्ण, ये देखिए कितना मिल रहा है, आई एक्स या आई वाई जो है कितने के बराबर मिलेगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 के बराबर मिलेगा। तो ये मिल गया चक्ति का उसके व्यास के सापेक्ष अगर हम जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहे तो इतना मिलेगा। अब देखो व्यास के सापेक्ष उसके केंद्र के सापेक्ष से कितना मिल रहा है, और भी आधा, मतलब देखिए ये भी एक ले सकता है, रिंग का हमको एम आर स्क्वायर बाय 2 मिला था, रिंग का उसके व्यास के सापेक्ष कितना मिला था, उसका भी आधा मिला था। अब यहाँ पे रिंग का आधा मिल रहा कब, उसके द्रव्यमान केंद्र से अगर अक्ष गुजरी है जो पीछे हमने किया है वो एम आर स्क्वायर बाय 4 मिला था, सॉरी 2 मिला था। अब यहाँ पे व्यास के सापेक्ष उसका भी आधा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हम देखो अगर करेंगे तो आपको वैसे ही आपको याद होता रहेगा, तो किसका किसके सापेक्ष कितना होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिंग का अगर इतना है तो चक्ति का उसके कितने गुना होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स में वो एमसीक्यूज में कोई भी सॉरी एमसीक्यूज में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनको सिर्फ ऑप्शन देना है, करना आपको ये चीज। चलिए तो अब ये हो गया मैं चक्ति के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, moment of inertia along its diameter and axis is lie in the plane of the disk and passes through the center। और इसमें हमने कौन सी एक्स थ्योरम का यूज किया है, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंबवत अक्षों के प्रमेय का हमने इसमें उपयोग किया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या लिया है, वही चक्ति ले रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे अक्ष के सापेक्ष ले रहे हैं जो उसकी स्पर्श रेखा है। कैसी अक्ष ले रहे हैं,
जो इसकी स्पर्श रेखा है इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा या टेंजेंट बोलते हैं इसको। ये है स्पर्श रेखा के सापेक्ष। अब इसको हमको क्या करना है, इसका जड़त्वागुण निकालना है जिसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो इसकी टेंजेंट के सापेक्ष है स्पर्श रेखा के सापेक्ष इसका जड़त्वागुण कितना होगा। तो देखिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं किसके लिए, टेंजेंट के अलोंग, और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है। अब देखिए टेंजेंट तो ले रहे हैं लेकिन टेंजेंट भी कैसा ले रहे हैं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर, क्या है उसकी डायमीटर के पैरेलल, जो कि दिख रहा है आपको डायग्राम में। देखिए ये इसकी डायमीटर है, ई एफ जो है इसकी डायमीटर है, ओ जो इसका सेंटर है, और ये जो हमने ए बी लिया है वो उसका टेंजेंट है या स्पर्श रेखा है। अब देखो ये दोनों ही कैसे दिख रहे हैं आपको, समांतर है, पैरेलल है। ये दोनों एक्सिस जो आपको दिख रही है ये और ये कैसी है, समांतर है, पैरेलल है। कैसी है, ये दोनों पैरेलल है। तो देखिए अब इसको पता चल गया, आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है कि कौन सी थ्योरम का हमको यूज करना है, पैरेलल एक्सिस की थ्योरम का हमको क्या करना है, यूज करना है। अब देखिए अब पैरेलल एक्सिस की थ्योरम, अब इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। अब वो कैपिटल आर लो स्मॉल आर लो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहां जैसे मैंने कैपिटल आर ली है दोनों के बीच की डिस्टेंस। चलिए तो देखिए अब इसमें समांतर अक्षों के प्रमेय का यूज करना है। समांतर अक्षों के प्रमेय क्या कहती हैं, ये इसमें देखिए यही कर रहे हैं हम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों की प्रमेय, समांतर अक्षों की प्रमेय। अब देखिए समांतर अक्षों की प्रमेय में हम क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं समांतर, क्योंकि दिख रहे हैं हमको समांतर अक्षों की प्रमेय ही निकलेगी। अगर ये वाली देखे डायमीटर तो इसके सेंटर से निकल रही है। अब इस चक्ति का अगर यूनिफॉर्म सरफेस है, यूनिफॉर्म एरिया है, और पार्टिकल्स भी कैसे है, यूनिफॉर्मली अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से अगर उसमें उसके कण वितरित है उस पूरे क्षेत्र में, तो देखिए उसका यूनिफॉर्म एरिया है। तो ये जो एक्सिस ई एफ है वो कहां से निकलेगी इसकी, इसको हम इसका द्रव्यमान केंद्र भी ले सकते हैं या इसका गुरुत्वीय केंद्र भी ले सकते हैं। बताया था मैंने आपको कि सेंटर ऑफ मास उसका गुरुत्वीय केंद्र भी हो सकता है, द्रव्यमान केंद्र इसका गुरुत्वीय केंद्र भी हो सकता है, यानी सेंटर ऑफ मास ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है, I इक्वल टू आई जी प्लस एम डी स्क्वायर, जो कि पहले भी हमने ले चुके हैं, I इक्वल टू एम डी स्क्वायर, आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। बस इसी का यूज कर रहे हैं, जहां पर वह देखिए क्या है, आई जी जो है क्या है, डायमीटर के अलोंग निकाला था हमने, अभी निकाला पीछे, कितना इसके डायमीटर या उसके व्यास के सापेक्ष कितना मिला है, व्यास के सापेक्ष। अब ये क्यों ले रहे व्यास के सापेक्ष, क्योंकि इसका व्यास ही उसके द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्वीय केंद्र से गुजर रहा है। तो देखो गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण उसके द्रव्यमान तथा दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है, यही कहती है समांतर अक्षों के प्रमेय। तो देखो आई जी जो है यहाँ पे कितना है, पीछे हमने निकाला 1/4 mr स्क्वायर। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अभी मैंने बताया, यहाँ जैसे स्मॉल आर है हम कैपिटल आर ले लिए हमने, स्मॉल आर नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात चाहो तो आप यहाँ पे स्मॉल आर कर दीजिए, वो तो डिस्टेंस पे रेडियस पे उसका कितनी है उस चक्ति की उस पर डिपेंड करता है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए इसके हिसाब से अगर देखे आई जी की जगह पे हमको मिलेगा 1/4 जो भी पीछे निकाला, और बाकी ये डी भी कितनी है आर स्क्वायर। तो देखो 1/4 mr स्क्वायर और प्लस में क्या मिल रहा है हमको mr स्क्वायर, तो टोटल कितना मिला 1/4 और 1 कितना हो गया 5/4 mr स्क्वायर। तो देखिए तो चक्ति का अगर उसके टेंजेंट के अलोंग मतलब उसके स्पर्श रेखा के सापेक्ष, अब स्पर्श रेखा भी कैसी, जो उसके व्यास के समांतर है, पैरेलल है, अगर तो ऐसे एक टेंजेंट के अलोंग हमने निकाला है डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो उसके डायमीटर के क्या है, डायमीटर के पैरेलल है, ठीक है ना, वही ले रहे हैं हम पैरेलल टू डायमीटर। ठीक है, तो चलो इसको भी मैं लिख ही लेता हूं हिंदी में ताकि आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो देखिए हमको कुल मिला के क्या कितना मिला है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसके सापेक्ष, किसके स्पर्श रेखा के सापेक्ष जो उसके व्यास के समांतर है, कितना मिला हमको, ये देखिए ये मिला है हमको 5/4 mr स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसको भी मैं लिख लेता हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर।
चकती का, सॉरी, चकती का स्पर्श रेखा के सापेक्ष, स्पर्श रेखा के सापेक्ष जो कहां से निकल रही है, या जो समांतर है किसके, उसके व्यास के, ठीक है ना। तो उसके सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इसका जड़त्व गुण निकाल रहे हैं। निकाल दिया है वैसे तो। चलिए अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा और अब देखिए और किस ऑब्जेक्ट के लिए हमको निकालना है वो ले लेते हैं। जो बच गए थे कल सारे आप बता रहे आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की स्लाइड्स में बढ़ते हैं। चलो अभी देखिए हमारे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब देखो चकती के लिए क्या ले रहे हैं, पहले हमने मोमेंट स्पर्श रेखा यहां पे भी ले रहे हैं, यहां पे भी टेंजेंट के अलोंग ले ले, लेकिन वहां पे वो टेंजेंट कैसा था, उसके व्यास के समांतर था। अभी ये कैसा है, उसके लंबवत है, व्यास के लंबवत, या फिर उसके तल के लंबवत है। अब देखो व्यास किस कैसे होता है, हमेशा तल में होता है चकती का, है ना। तो उसके व्यास के क्या कर रहे हैं हम, लंबवत निकाल रहे हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए तो क्या ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया along tangent perpendicular to the plane। तो हिंदी में भी लिख लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं। तो यहां पे देखो निकाल रहे हैं हम किसके सापेक्ष, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जो जो तल के लंबवत है, मतलब उस स्पर्श रेखा के सापेक्ष निकाल रहे हैं जो उसके तल के क्या है, लंबवत गुजरती है, लंबवत गुजरती है। तो उस तल के लंबवत गुजरती अक्ष के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, जड़त्व गुण निकाल रहे हैं किसका, चकती का। चकती की जितनी पॉसिबिलिटीज है सारे ले रहे हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यहाँ समांतर अक्षों के प्रमेय का क्या करेंगे हम, उपयोग करेंगे। अब क्यों करेंगे, दिख रहे हैं इसमें भी आपको दो समांतर पैरेलल एक्सिस, देख लीजिए। तो इसमें भी हम समांतर अक्षों की प्रमेय का ही उपयोग करेंगे, देख लीजिए अब दिख रहा है। अब ये वाली एक्सिस देखो यहीं पे, क्योंकि ये इसके केंद्र से गुजर रही है, उसके द्रव्यमान केंद्र से भी ले सकते हैं आप, केंद्र या उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है ऐसा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए केंद्र या द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हुई दिख रही है हमको, और ये जो है वो उसका हमने टेंजेंट लिया है या स्पर्श रेखा ली है इसकी। तो स्पर्श रेखा देखो हमने क्या ली है, सीडी ली है, और उसकी दोनों समांतर अक्षों से दूरी कितनी है, आर है। तो देखो समांतर अक्षों के प्रमेय क्या कहती है, देखो आई इक्वल टू आई सेंटर। अब सेंटर मतलब वही जो भी पीछे लिया हमने, आई जी भी ले सकते हैं आप, या फिर आई सी एम भी ले सकते हैं, जो इसके सेंटर पर मास से जा रही है, और बाकी क्या मिलती है, एम डी स्क्वायर। बस इसी का उपयोग कर रहे हैं, आई सेंटर प्लस एम आर स्क्वायर। सेंटर से जब इस शक्ति का निकाला था हमने, कितना मिला था, 1/2 एम आर स्क्वायर। सबसे फर्स्ट हमने यही लिया था। तो देखिए आई जी जो है 1/2 है, बाकी इन दोनों के बीच की दूरी यहां पर भी कितनी है, देखिए आर ले लेते हैं अगर, तो कितनी मिल जाएगी, 1/2 एम आर स्क्वायर और साथ में एम आर स्क्वायर। तो यहां पर कितना मिल रहा है, देखिए 3/2, 1/2 और एक आधा और एक कितना हो गया, डेढ़ हो गया। डेढ़ मतलब 3/2, 3/2। तो ये हो गया 1.5 एम आर स्क्वायर या फिर 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये मिल गया हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, चकती का, किसके सापेक्ष, स्पर्श रेखा के सापेक्ष जो कैसी है, तल के लंबवत है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल दिया इस डिस्क के लिए। अब कितना मिला हमको डिस्क के लिए, किसके अलोंग निकाल रहे हैं हम, अलोंग अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए तो अभी नेक्स्ट स्लाइड की, माफ कीजिएगा साथियों, थोड़ा टाइम लग गया मुझको वापस आने में, पानी पी रहा था इसलिए थोड़ा लेट, थोड़ा टाइम लग गया। चलिए तो अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर बढ़े, देखो चकती की जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो हमने सारी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका निकाल दिया। अब देखो किसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप उन थ्योरम्स का या उन प्रमेयों का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, और कौन सा ऑब्जेक्ट हमको दिखता है। अब देखो क्या दिख रहा है, एक सिलेंडर दिख रहा है। सिलेंडर भी कैसा है, सॉलिड। ठीक है ना, एक ठोस बेलन ले रहे हैं जिसका हमको क्या करना है, जड़त्वागुण निकालना है। तो एक ठोस बेलन के लिए कितना जड़त्वागुण मिलेगा। अब बेलन, ये देखिए बोतल जो है वो भी बेलनाकार ही होती है, इसका शेप थोड़ा बीच में से अलग है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, मतलब इसका एक समान क्षेत्र नहीं है। यहाँ बीच में से पतला है, ऊपर से और भी पतला है, लेकिन अगर नीचे देखे तो यहां से यहां तक इसका लगभग थोड़ा सा यूनिफॉर्म या एक समान दिख रहा है, लेकिन है बेलन ही। ठीक है ना। अब पीछे जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो बेलन कैसा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला, मतलब उसका एरिया जो है एक समान है। अब देखिए, अब किसके लिए निकाल रहे हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सॉलिड सिलेंडर के लिए और उसकी एक्सिस के। अब देखो सिलेंडर की एक्सिस कौन सी होती है, उसकी खुद की एक्सिस जो उसके सेंटर से निकलती है, और कैसी है, उसके लंबाई के पैरेलल है, मतलब उसकी लेंथ के पैरेलल है और लंबाई के समांतर है। तो लंबाई के समांतर निकलने वाली अक्ष के सापेक्ष अगर हमको किसी ठोस बेलन का, ठोस है ये पूरा भरा हुआ है, खोखला बेलन नहीं है, ठोस बेलन है, तो ठोस बेलन के लिए कितना मिलेगा, एक सॉलिड सिलेंडर के लिए उसकी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए अब इसका कैसे निकालेंगे अब इसमें भी देखिए सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका एक साथ हम निकाल नहीं सकते। अब एक्सिस कौन सी है, ये है, इधर वाला पोर्शन अलग है और इधर वाला पोर्शन अलग है, दोनों का अलग अलग पोर्शन है, तो ऊपर वाला पूरा तो हम ऐसे ले नहीं सकते, उसके सापेक्ष कितना घूम रहा है, उसका द्रव्यमान इतना है, दूरी इतनी है, लेकिन क्योंकि द्रव्यमान कण सारे बहुत सारे इधर उधर फैले हुए हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बहुत छोटी छोटी चक्तियों के रूप में इसको क्या करेंगे, बदलेंगे। ठीक है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चक्तियों के रूप में हम इसको क्या करेंगे, या इसको बहुत सारे रिंग्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए तो देखो इसको बहुत सारी छोटी छोटी चक्तियों में, यहां पे हमने एक चक्ति कंसीडर की है जिसकी लेंथ कितनी दिख रही है आपको, dz दिख रही है, और ये है एक्सिस जो इसके सेंटर से निकल रही है। अब देखो सेंटर से निकलने वाली एक्सिस मतलब वही उसकी एक्सिस होती है जो उसके सेंटर से निकलती है, वही एक्सिस होती है जो इसके सेंटर से निकलती है, वही उसकी खुद की एक्सिस होती है, तो इसकी इट्स ओन एक्सिस ही हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड सिलेंडर के लिए निकालेंगे। अब देखो कैसे निकाल रहे हैं, इसके लिए देखो हमने क्या किया है, इसको एक छोटी सी इसमें से एक चक्ति हमने कंसीडर की है क्या कंसीडर की है, एक चक्ति, यहाँ पे रिंग नहीं आएगा, रिंग की जगह पे आएगा चक्ति आएगी। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिंग नहीं, यहाँ पे हम इसको बहुत सारी छोटी छोटी चक्तियों में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सॉलिड है। ठीक है ना, अगर खोखला होता तो यहां पर रिंग आती। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा मैं इसीलिए कर देता हूं। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन, यहां पे डिस्क लेंगे, क्या लेंगे, डिस्क, एक चक्ति लेंगे। चलिए तो देखो इसको भी मैं हिंदी में लिख लेता हूं ताकि उनके लिए भी आसानी रहे नोट्स बनाने में। यह है डिस्क। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल रहे हैं, जड़त्वागुण तो निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष, सॉलिड सिलेंडर का, मतलब ठोस सिलेंडर का जड़त्वागुण निकाल रहे हैं हम, ठोस बेलन का, ठोस बेलन का उसकी अक्ष अथवा केंद्र से गुजरने वाली, केंद्र से पारित या केंद्र से गुजरने वाली, केंद्र से पारित अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं। अब देखिए इसमें भी इंटरेस्टिंग है, ये भी टॉपिक मजा आएगा इसमें भी। देखो देखिए तो इस ठोस बेलन का हम क्या कर रहे हैं, उसकी अक्ष जो कि कहां से निकल रही है, उसके केंद्र से निकल रही है, उसके सापेक्ष हमको क्या करना है, उसका जड़त्वागुण निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा dz मोटाई का एक चक्ति हमने कंसीडर की है। ठीक है, तो उस चक्ति की त्रिज्या किसके बराबर होगी, इस r के बराबर होगी। अब ये इसकी एक्सिस है z जो हमने ली है, इसकी सेंट्रल एक्सिस जो उसकी केंद्र से गुजर रही है उस अक्ष से सापेक्ष। अब उस बेलन की कुल लंबाई कितनी है, l है, कुल लंबाई कितनी है, l। तो इस l लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चक्तियों के रूप में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
हर एक चकती की मोटाई, अब चाहे तो हम यहाँ पे डी एल भी ले सकते हैं, ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। एल को ही हम डीएल 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 बहुत सारे डीएल में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको भागों में विभाजित कर रहे हैं बहुत सारे। तो देखिए, तो इसका मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान डीएम है। इसका द्रव्यमान कितना है, जो कि दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इस डीएम का, इस चकती का अभी पीछे हमने निकाला था, जो उसके सेंटर से निकलती है या उसके केंद्र से निकलती हुई अक्ष के सापेक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण हमको कितना मिला था, कितना मिला था, एम आर स्क्वायर बाय 2। पिछले आप स्लाइड में भी अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये देखिए इस चकती के लिए कितना मिला था, उसके केंद्र से निकलने वाली, ये देखिए निकाला था हमने एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। तो देखिए अब कितना मिलता है हमको, इस डिस्क के, जो हमने डिस्क यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, उसका कितना मिलता है। देखिए उसकी एल लंबाई है टोटल, तो डी आई इजगल टू एम डी। आप देखो डी एम सिर्फ इस चकती का ले रहे हैं एक बार, तो डी एम है उसका द्रव्यमान। उसकी दूरी देख लीजिए कितनी है, यहाँ पे कैपिटल आर लिए हैं हमने, यहाँ पे स्मॉल आर लिए हैं, तो हम यहाँ पे इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर बाय 2 हो गया, ठीक है। ये चीज देखिए, तो यहां से देखो उसका जड़त्व, सॉरी उसका जड़त्व आघूर्ण जो है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कितना मिल रहा है, डी एम आर स्क्वायर बाय 2। तो देखिए अब यहां पे तो हाँ, अब यहां पे एक चीज देखिए कि ये डीएम तो हमने लिया है, यहां से हमको आर स्क्वायर और कितना मिल रहा है, डीएम बाई 2 मिल रहा है, जो कि देखिए यहाँ पे मिल रहा है डीएम। अब मैं इस डीएम को अगर अलग करूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर बाय 2 बचेगा सर। अब ये डीएम क्या है, उस एक चकती का जड़त्व आघूर्ण है जो उसमें से हमने कंसीडर की है, जो उसके एक्सिस के सापेक्ष उसका कितना होता है, सेंटर से गुजरने वाली उसके लिए डीएम का। अब सिर्फ डीएम अगर हम ले तो यहाँ पे देखो, अब इस पूरे मैंने अभी बताया था डीएल लेंथ की, मतलब डीजेड लेंथ की बहुत सारी चकती में हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डीएम 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 सबका होगा, कितने तक होगा, एल लेंथ तक होगा कि नहीं होगा, है ना। तो डीएम 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 बहुत सारा होगा। तो इस डीएम का अगर हमको कुल अगर इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, या उसका बीजगणितीय योग ले लेंगे, जितनी भी चकतियां उसमें हुई हैं उन सभी चकतियों का द्रव्यमान कुल मिल जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हमको कितना मिलेगा, इस पूरे ठोस बेलन का या इस पूरे सॉलिड सिलेंडर का हमको क्या मिल जाएगा, टोटल मास, क्या मिल जाएगा, टोटल मास। तो देखिए अब यहाँ पे हमको आर स्क्वायर बाय 2 तो मिला ही था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब देखो इसकी त्रिज्या जो हमने आर ली थी, अब यहाँ चाहे तो कैपिटल आर, इसने वापस बड़ा आर यहाँ पे ले लिया, चलो इसको मैं बता दूंगा। तो देखिए कितना मिल जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको कैपिटल आर ही लेते चले तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी आर स्क्वायर कैपिटल और इधर भी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको फिर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए तो कितना मिल गया हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो डीएम आ गया एम, ये तो हो गया एम, समेशन आते ही मतलब इंटीग्रेशन होते ही कैपिटल उसका पूरे बेलन का, हमको सॉलिड बेलन का द्रव्यमान मिल गया, ठीक है। वो कितना मिल गया देखो हमको, अब डी आई किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन होके आई के बराबर, जो कि कितना मिल गया, अब देखो आर स्क्वायर बाय 2 तो था ही, ये देखिए आर स्क्वायर बाय 2 और साथ में क्या आ गया, एम आ गया। तो ये आई जो है उसके अक्ष से, सेंट्रल अक्ष से निकलने वाली जो अक्ष थी, उसके सेंटर से, उसके केंद्र से निकलने वाली अक्ष, जिसको हमने देखो जेड लिया, तो आई जेड इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल रहा है, एम आर स्क्वायर बाय 2 मिल रहा है। अब देखो ये भी किसके बराबर मिल रहा है, किसके बराबर मिल रहा है, ये भी बेलन का भी, ये किसका मिलन निकाला हमने, डिस्क का, तो डिस्क के बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ लेकिन फर्क ये है यहाँ पे कि ये सिर्फ डिस्क की त्रिज्या नहीं है, इसमें पूरे इसका पूरे इसमें द्रव्यमान इसका ज्यादा होगा, क्योंकि चकतियां बहुत सारी है, चकती का द्रव्यमान सिर्फ डीएम था, लेकिन पूरा द्रव्यमान इसका कितना है, एम, जो कि चकती से तो ज्यादा है, बस ये फर्क है, तो इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, है ना। तो मिल रहा उसके बराबर फॉर्मूला है, फॉर्मूला बराबर मिल रहा है, लेकिन द्रव्यमान दोनों का क्या होगा, कि क्या ठोस बेलन और चकती का द्रव्यमान सेम होता है, नहीं होता, द्रव्यमान उसका इसका ज्यादा होगा और उसका कम होगा। तो ज्यादा जड़त्व कौन देगा, बेलन या चकती, बेलन देगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा, क्योंकि जब द्रव्यमान बढ़ते ही उनका इनर्शिया जो है, जड़त्व बढ़ जाता है, चाहे वो लीनियर मोशन में हो या रोटेशनल मोशन में हो, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। जो जितना भारी होगा उसको खिसकाने में उतना ही हमको ज्यादा बल देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से,
चलिए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमने निकाला है एक ठोस बेलन का उसके सेंट्रल अक्ष या उसके केंद्र से गुजरते हुए अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। अब हम आगे चलते, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसी के लिए क्या कर रहे हैं हम, अब दूसरा कौन सा लिया हमने, सॉलिड सिलेंडर के लिए ही ले रहे हैं। तो ये सॉलिड सिलेंडर की जगह चलिए, लेकिन अब सॉलिड सिलेंडर का ले ये डायग्राम, चलो मैं यहां पे दूसरा बना दूंगा जहां पे ये डायग्राम गलत आ गया है। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड सिलेंडर ही ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए अब कौन सी एक्सिस ले रहे हैं जिसके अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अब उसके सेंटर से अभी भी निकल रही है, लेकिन उसके लंबाई के लंबवत है। देखिए, चलिए तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं पहले तो आपके लिए। ठीक है, डायग्राम दूसरा आ गया उधर, तो ये बना देते हैं आपके लिए डायग्राम। चलिए ऐसे ही बना देता हूं मैं। ये हो गया एक एंड इसका, और ये हो गया दूसरा एंड इसका बेलन का। अभी बेलन बेलन कैसा है, ठोस बेलन। ठीक है, अब कौन सी एक्सिस के अलोंग कह रहा है, मैं एक्सिस के लिए चलो कलर दूसरा ले लेता हूं, कलर दूसरा यूज कर लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए। इसके सेंटर से निकल रही है, सेंटर से तो निकल रही है, लेकिन इसकी लंबाई के लंबवत है। देख लीजिए, इसकी लंबाई ऐसे है, पड़ा कैसे है ये, एक्सिस के अलोंग, और एक्सिस कौन सी ले रहे हैं, जो सेंटर से निकल रही है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, मतलब वाई अक्ष के सापेक्ष है। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है, सेंटर पॉइंट ले लेते हैं हम। अब ये सेंटर हो गया। अब ये एक्सिस क्या कर रही है, इस बेलन को दो भागों में विभाजित कर रही है बराबर लंबाई के। देखो L/2 और L/2 की बराबर लंबाई में क्या कर रहे हैं, ये कन्वर्ट कर रहा है, दिख रहा है हमको। ठीक है, अब यहां पे भी देखो बेलन ठोस है, लेकिन अब कौन सी अक्ष के सापेक्ष निकालना है हमको, कौन सी, सेंटर से निकल रही है, सेंटर से पहले भी निकल रही थी ये वाली, लेकिन वो उसकी लंबाई के समांतर थी। यहां पे जो हम ले रहे हैं एक्सिस वो कैसी है, इसकी लंबाई के लंबवत है, बस यही फर्क है यहां पर। ठीक है ना। अब देखो ये अक्ष क्या कर रही है, इस सिलेंडर को, इस बेलन को दो भागों में बराबर भागों में विभाजित कर रही है, मतलब L/2 इधर और L/2 इधर। इसका मतलब ये जो सेंटर से निकल रही है बराबर लंबाई से विस्तृत कर रही है, और इसका अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब इसके हर एक छोटे छोटे भाग में कणों की संख्या समान है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र भी हो जाएगा और गुरुत्वीय केंद्र भी हो जाएगा। लेकिन देखो द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र सेंटर को क्यों मान रहे हैं हम, उसमें कि हर एक यूनिट लंबाई में, उसके प्रत्येक इकाई लंबाई में द्रव्यमान या कणों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर, तभी उसको हम सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं सेंटर को। अदरवाइज अब जैसे ये बेलन है, अब इसका भी सेंटर कहां होगा, ये इसका सेंटर है, लेकिन अब ये इसका सेंटर ऑफ मास या इसका द्रव्यमान केंद्र नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका एरिया एक समान नहीं है, यहां से पिचका हुआ है, इधर से पतला है, इधर से मोटा है, तो यहां पे कण ज्यादा होंगे, इधर कण कम होंगे, तो इसका गुरुत्वीय केंद्र भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से अगर हम पकड़ेंगे तो ये थोड़ा सा जहां मास ज्यादा होगा उसकी तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका हम इस बोतल के लिए ये इसका पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं ले सकते, बट इसके लिए हम ले सकते हैं ये इसका सेंटर ऑफ मास या इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वीय केंद्र ले सकते हैं। तो देखो दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, अब इधर भी द्रव्यमान और इधर भी द्रव्यमान क्या है, समान है, तो किधर एक साइड अगर हम चकती कंसीडर करें जो पीछे किया था हमने, तो यहां पे हम मान लेते हैं इसकी एक पतली सी चकती हमने कंसीडर कर ली, जिसका द्रव्यमान तो dm है और उसकी चौड़ाई जो है वो कुछ ले लेते हैं। अब इसको y एक्सिस या जो भी लिया तो उसके हिसाब से dz ले लेते, चलो dx dz dl कुछ भी ले सकते हो आप, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे dz ले लिया, dl भी
इसको ले सकते हैं, चलिए डी एल ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी ले मानना हमको है ना, उसी के हिसाब से हम फिर इसमें ले सकते हैं। क्योंकि यहां पे देखो ये जो लिख रखा है ना, कितनी थिकनेस ले रखी है, देखिए dz थिकनेस, तो dz चौड़ाई का है, dz थिकनेस का यहाँ पे जिक्र किया, इसीलिए यहाँ पे मैं dz ले रहा था। तो ये dz इसकी मोटाई ली, जिसका द्रव्यमान कितना है, जो शक्ति हम मान रहे वो उसका द्रव्यमान है dm, उसका द्रव्यमान कितना है dm है। चलिए अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या चीज देखिए, चलो ये इस चीज को मैं हिंदी में लिख लेता हूं ताकि हिंदी वालों के लिए भी हो जाए, और बता देता हूं। देखो ये है बेलन, वही सॉलिड बेलन है, मतलब ठोस बेलन ही है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसी अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं जो उसके लंबाई के लंबवत है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, लंबाई के लंबवत है, जो इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, l/2 इधर और l/2 इधर। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक छोटी सी चकती या डिस्क जो है यहाँ पे कंसीडर की है। यहाँ पे जो ये जो दिख रही है आपको, ये छोटी सी एक चकती ली है हमने, जो ग्रीन में पोर्शन में दिख रही होगी, चलो इसको भी मैं रेड पोर्शन में कर लेता हूं ताकि आपको वो थोड़ा अलग सा फील ना हो। ये तो ये हमने छोटी सी एक चकती यहाँ पे इसमें कंसीडर की है, जिसकी मोटाई कितनी ली हमने, dz ली, मोटाई कितनी है dz, चकती ले रहे हैं, डिस्क ले रहे हैं, ठीक है, dm उसका द्रव्यमान है, पहले भी लिया था हमने, ठीक है। इस पूरे सिलेंडर का जो द्रव्यमान है वो है कैपिटल M ले लेते हैं, और उसकी पूरी लेंथ कितनी है, पूरी टोटल L है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, चलो इसको मैं हिंदी में लिख लेता हूं ताकि उनके लिए भी आसानी रहे। किसके सापेक्ष निकल रहा है इसका, वही लिख रहा हूं मैं, जड़त्वागुण नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जड़त्वागुण नहीं चल रहा है, किसके सापेक्ष ले रहे हैं वो ले रहा हूं। लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत केंद्र से गुजरती हुई, केंद्र से गुजरती, लंबाई के लंबवत और केंद्र से गुजरती हुई अक्ष के सापेक्ष। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं स्क्रीनशॉट के लिए, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हैं कमेंट में, हम इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हमने ले रखी है, देखिए क्या चीजें ली हमने यहाँ पे। मास ऑफ, थोड़ी सी थिकनेस कम कर देता हूं, मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज m, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान हमने कुल जो मैंने बताया यहाँ पे, इस ठोस बेलन का द्रव्यमान हमने लिया है m लिया है, ठोस बेलन का द्रव्यमान कितना ले रहे हैं हम, m ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं जी, m। अब देखो उसकी त्रिज्या हमने कितनी ली है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कैपिटल R ले रहे हैं हम, ठीक है ना, इस सिलेंडर की जो त्रिज्या है ये वाली, यहां से यहां तक, ये हमने कितनी ली है, कैपिटल R ली है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, कैपिटल R क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। चलो यहीं पे लिख लेता हूं, ये होगी इसकी ठोस बेलन की, चलो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये ठोस बेलन ही ले रहे हैं, है ना, तो मैं लिख लेता हूं त्रिज्या, ठीक है ना। अभी किसके लिए ले रहे हैं हम, ठोस बेलन के लिए। चलो ऊपर यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था, सिर्फ किसके सापेक्ष वही लिखा, तो ये ठोस बेलन का निकाल रहा है, ठीक है जी। चलिए तो ये हो गया ठोस बेलन, ये आर उसकी कैपिटल आर क्या है, बड़ा आर जो उसकी त्रिज्या है, और लेंथ या उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है सिलेंडर की, एल है, तो ये क्या है, उसकी लंबाई एवं ऊंचाई भी ले सकते हैं, ठीक है ना, अगर ये खड़ा है तो ऊंचाई, और ऐसे पड़ा है तो, सॉरी वापस वही लग गया, क्या है, ऊंचाई, ठीक है ना, लंबाई एवं ऊंचाई ठोस बेलन की, वापिस लिख दिया ठोस बेलन, चलो कोई बात नहीं, वो कितनी है, कैपिटल है,
ठीक है, जो है वो जो लिया हमने उस डायग्राम में वही ले रहे हैं, बाकी कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं रहे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर द सॉलिड सिलेंडर, एक हमने कर ही दिया वो तो। टेक ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r, लेंथ l एंड मास, ये हमने सब कर दिया है। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज, अब देखिए मेन चीज यहाँ पे आती है कि हमने ये इसकी देखो लंबाई भी ले ली, इसका द्रव्यमान m ले लिया, उसकी त्रिज्या r ले ली, ये छोटी सी एक चक्ति हमने कंसीडर करी जिसका द्रव्यमान m है, उसकी मोटाई dz है, ये उसके दो लंबाई को दो बराबर भागों में उसको डिवाइड कर रही है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, जितनी भी चक्ति हम ले रहे हैं तो दोनों तरफ जो द्रव्यमान का भाग है वो बराबर है, दोनों साइड नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मास का जो पार्ट है वो क्या है, इक्वल है, इसीलिए हमने इसको सेंटर ऑफ मास लिया है। ठीक है, तो कितना मास उसकी इकाई लंबाई पर है वो लेना जरूरी है, क्यों है, क्योंकि डीएम फिर कितना मिलेगा वो हमको उसी के हिसाब से मिलेगा। देखिए तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, उसका मास पर यूनिट लेंथ जो है, मतलब इकाई लंबाई का अगर हम द्रव्यमान ले तो वो कितना मिलेगा, क्योंकि एक जैसे पूरे लंबाई में द्रव्यमान या जो कण है वो एक समान रूप से वितरित है इस ठोस बेलन में, इसके जैसा नहीं है ये कि इसके यहां द्रव्यमान ज्यादा है इधर कम, वो नहीं है, इसीलिए हम ये m/l ले रहे हैं। चलिए तो इससे हमको देखो इकाई लंबाई का द्रव्यमान कितना मिलेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमने चक्ति कंसीडर की है उसका द्रव्यमान हमको मिल जाए, जो चक्ति हमने ली है, जो डिस्क हमने कंसीडर की है उसका मास मिल जाए, इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। चलिए तो देखो मास पर यूनिट लेंथ या इकाई लंबाई का द्रव्यमान हमको कितना मिल रहा है, m/l, इसका कुल द्रव्यमान कितना है m, इसकी कुल लंबाई कितनी है l है, तो 1 मीटर में अगर ले, 1 मीटर में कितना द्रव्यमान है वो पता चल जाएगा, तो इकाई लंबाई में कितना इसमें द्रव्यमान है, कितने कण उपस्थित है वो इससे पता चल जाएंगे। अब देखिए अब इसको क्या कर रहे हैं हम, ये तो हमने कर ही दिया, देखो डिवाइड इनटू थिन डिस्क, तो मैंने बता ही दिया कि इस चक्ति बहुत सारी चक्ति में क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। चलो ये बाकी चीज तो हमने पहले ले ली है कि डीएजेड में उसको लिया है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीज देखने को, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये चीज ले ली, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि डीजेड लेंथ का अगर लिया है तो इस चक्ति का हमको, एक चक्ति का अगर मिल जाए तो जितनी भी लंबाई है, जितनी भी चक्तियां होगी उन सबका क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो उससे हमको पता चल जाएगा। या योग करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसका बीजगणितीय योग करें या फिर उसका समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर दे, ये चीज आपको पता है, ठीक है ना, वही चीज हम करेंगे आगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सॉलिड सिलेंडर के लिए हमने उसके सेंटर से जो, लेकिन उसके लेंथ के परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस है उसके अलोंग हम निकाल रहे हैं। चलिए अब देखिए हम आगे वाली स्लाइड में देखें तो हमको क्या मिल रहा है, देखो मास ऑफ द थिन डिस्क, जो भी हमने डिस्क यहाँ पे कंसीडर की उसका मास कितना मिलेगा, जो डीएम लिया था हमने, देखो पीछे वाली अगर ले तो इसमें देखो कितना है, उसका मास डीएम है, तो देखिए यहाँ पे वही निकाल रहे हैं हम डीएम ही, इसीलिए हमने ये देखो m/l लिया था पीछे, m/l इसीलिए लिया था, देखो इकाई लंबाई में हमने उसका निकाल दिया था, इकाई लंबाई में। वापिस देखिए मैं बता देता हूं, इकाई लंबाई बोले तो उसकी पूरी लंबाई में तो मास कितना है m है, सिर्फ इकाई लंबाई में m/l निकाला था हमने, तो dz में कितना होगा, dm है, तो वो dm किसमें है, dz जो कि इसके लेंथ का ही पार्ट है, तो इस dz के लिए वो द्रव्यमान कितना है, तो वो कैसे पता चलेगा, इकाई लंबाई के द्रव्यमान को dz से गुणा कर देंगे, तो जितना भी द्रव्यमान होगा इस dm में वो हमको पता चल जाएगा, या जितने भी कण होंगे। तो देखिए वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, dm इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको, कितना मिल रहा है m/l, और dz यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, मास ऑफ दी थिन डिस्क, मतलब द्रव्यमान है किसका, उस पतली चकती का, पतली चकती का, ओके यही चीज ले रहे। चलिए तो देखो डीएम हमको कितना मिला, m/l इंटू dz मिल गया, है ना। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन डिस्क, अभी मैंने ये बताया था अबाउट इट्स डायमीटर। अब देखो डायमीटर क्यों ले रहे हैं, अब चकती अगर यहां पे भी होगी, यहां पे यही चकती यहां पे अगर होगी, ये किस, ये वाली जो अक्ष है वो किसके बराबर होगी, उसके डायमीटर के, उसके व्यास के बराबर होगी, इसीलिए हम व्यास के सापेक्ष ले रहे हैं। देखिए तो इसके व्यास के सापेक्ष, किसके सापेक्ष ले रहे हैं हम, चकती का, चकती का व्यास के सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष। तो देखिए व्यास के सापेक्ष हमको कितना मिलेगा उस चकती का,
व्यास के सापेक्ष देखिए 1/4 हमने निकाला था अभी पीछे ही, व्यास के सापेक्ष उसका जितना भी मिलता है हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण, पीछे देखो पीछे वाली स्लाइड्स में अगर बताओ, वापस बताने की जरूरत नहीं आपको, इतना तो याद रखना पड़ेगा। देखो 1/4 mr², चकती का हमने उसके व्यास के सापेक्ष, ये कहां पे गया, चकती आ गया, ये देखिए है ना, व्यास के सापेक्ष कितना है mr²/4, बस यही चीज ले रहे हैं हम। देखिए तो देखो क्या चीज देखने को मिल रही है हमको कि उसका व्यास के सापेक्ष जो भी मिलेगा mr²/4, पीछे अभी बताया मैंने। सो फॉर द स्मॉल डिस्क, तो उस छोटे डिस्क के लिए व्यास के सापेक्ष इतना होता है, लेकिन इस डीएम द्रव्यमान के लिए जो हम ले रहे हैं इसका व्यास के सापेक्ष कितना मिलेगा। अब डीएम है तो मान लेते हैं इसका जड़त्व आघूर्ण जो है वो कितना, जो भी पीछे भी हमने लिया है कि भाई वो डीआई मिल रहा है, तो वो डीआई कितना मिलेगा, डीएम और उसके एक्सिस से दूरी, डीएम और उसके एक्सिस से दूरी। अब एक्सिस से दूरी अलग अलग चकती ले तो अलग अलग सबके लिए क्या होगी, दूरी भी, अब ये जो पास में भी होगी एक दूर भी होगी, अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो क्या मिल जाएगा हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई जो है उस चकती का कितना मिलेगा, 1/2 एम की जगह पे आ जाएगा डीएम, और बाकी ले लेते हैं हम r², आर कोई दूरी ले ली इस चकती की, उससे दूरी ले लेते हैं कि भाई उस इस चकती ये जो हमने मानी है ना उसकी उससे दूरी है r के बराबर, तो रेडियस हम ले लेते हैं, जैसे रेडियस है ना उसी के बराबर हमने इसकी दूरी ये इतनी रखी ताकि वो उसके बराबर, अब वो बाद में चेंज होगी, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग मिलेगी हमको। देखिए तो अब वो कितना मिल रहा है हमको, r²। अब देखो इस डिस्क का कितना मिल गया हमको, 1/4 डीएम हमने अभी ऊपर निकाला, देखो ये वाली जो डीएम की वैल्यू है ये हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो कितना मिल गया, देखो m/l dz और r² तो है ही है। अब देखो ये सिर्फ डी एक डिस्क का मिल रहा है, हमको पूरे क्या निकालना है, पूरे ठोस सिलेंडर का या पूरे ठोस बेलन का निकालना है, पूरे सॉलिड सिलेंडर के लिए निकालना है। ये तो सिर्फ हमने उस चकती जो उसमें से कंसीडर की उसका निकला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 m/l r² dz। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो यूजिंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे। क्यों, ये देखिए इसलिए कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस, ये तो है ये तो है ना। अब यहां पे देखिए ये इसे कहां से निकल रही है, इसके सेंटर से निकल रही है ना। अब सेंटर से निकल रही है और यहां पे अगर देखे किसके सापेक्ष ले रहे हैं हम, एक पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम यहाँ पे भी कोई भी एक अक्ष कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमको, एक और अक्ष मिल जाएगी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, जितनी है उसके हिसाब से हम उसका फिर टोटल निकाल देंगे। देखिए अब आगे क्या मिल रहा है हमको देखिए अब अगर हम पैरेलल एक्सिस की थ्योरम से देखें तो डी आई हो गया, ये हो गया इस डिस्क का, फिर डीएम इंटू z², भाई डिस्क का भी हमने निकाला, देखो ये वाली चीज, तो देखो ये डिस्क का कितना मिल रहा है, उस छोटी से सिर्फ उसके व्यास के सापेक्ष कितना मिल रहा है, 1/4 m/l r² इंटू dz, ये देखो dz है यहाँ पे, ठीक है। अब इधर क्या मिल रहा है, dm इंटू z², अब dm उसका द्रव्यमान है ना, और दोनों के बीच की दूरी जो कि हमने कितने ले रहे हैं यहाँ पे, z ले रहे, मान लेते हैं कि वो कितनी है, दोनों एक्सिस की दूरी जो है वो, क्योंकि z dz मोटाई लिए पीछे वाली स्लाइड में देखिए, तो इसको r ना लेके इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितने मान रहे हैं इधर कि dz ले लिए, कितने ले लिए, z ले लिए, ठीक है। तो देखिए उससे क्या मिलेगा हमको, ये हो गया m/l z² dz हो गया, ये देखो dm की जगह पे वही m/l dz ले लिया, z² यहाँ पे है ही है। अब देखिए तो अब इन दोनों को अब हमको क्या करना है, पूरी बेलन का निकालना है, तो पूरे बेलन का कैसे मिलेगा हमको, देखो मैंने बताया था कि ये अक्ष क्या कर रही है, इसको दो भाग में विभाजित कर रही है, इधर भी है और इधर भी है, तो l/2 इधर और l/2 उधर। अब यहाँ पे देखो इस शक्ति को अगर माना है तो ये तो इसकी तरफ जा रहा है, तो ये तो हो गया उसके पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन, देखो -l/2 से +l/2, क्योंकि शक्तियां इधर भी हो सकती है और इधर भी, या फिर क्या करें, यहां से अगर स्टार्ट करें तो 0 से l तक ले लें, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तो भी बात एक ही है, या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, आपको पता होगा ये इंटीग्रेशन में, या तो 0 से l कर देंगे इसका पूरा, या फिर -l/2 से +l/2। तो देखिए वही यहाँ पे भी किया हमने भी, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, z को -l/2 से लेकर +l/2 तक इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन करने से, ये तो टोटल i मिल जाएगा, बाकी ये अंदर वाली चीज है ये,
अब जो कॉमन है उनको बाहर निकाल दिया हमने, तो देखो ये कॉमन था इस वाले में से, अंदर क्या आ गया इंटीग्रेशन में, सिर्फ dz आ गया। इधर भी देखो ये वाली चीज कॉमन थी, अंदर क्या मिल गया z स्क्वायर ds, क्योंकि dz के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, ये सारी z के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, क्योंकि z l/2 और l/2 और जितनी भी लंबाई हो रही है वो z के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो देखिए यहां से क्या चीज देखने को मिलेगी, अगर इसको हम इवेल्यूएट करें, अगर इसकी वैल्यू निकाले, इंटीग्रेशन इसको करें, तो देखो पहले ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, इधर वाला, यहाँ पे क्या मिल रहा है देखो 1/4 m/, ये देखो इधर मैं कर लेता हूं इसको, यहां से देख लीजिएगा 1/4, इधर क्या मिल रहा है m/l, 1/4 m/l, और साथ में क्या है r स्क्वायर, इंटीग्रेशन किस पे लग रहा है देखो dz पे। अब इंटीग्रेशन जो है वो कहां से कहां तक है, -l/2 से +l/2 है, अब dz है यहाँ पे, तो देखो dz पे जब इंटीग्रेशन लगेगा इस पर, तो इसका कितना मिलेगा m/4, r²/4 तो है ही, इधर आ जाएगा dz का हो जाएगा z, और यहाँ पे आ जाएगा -l/2 से +l/2, जब लिमिट हम पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा देखिए mr²/4l तो बच ही रहा है ये, तो इधर कितना मिल जाएगा देखिए l/2 और -l/2, तो पहले रखेंगे हम l/2, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और l/2, क्योंकि अपर माइनस लोअर बीच में माइनस आता है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा देखिए mr²/4l, और इधर से भी मिलेगा l/2 और l/2 कितना मिल जाएगा, बड़ा l ले लेते हैं, कैपिटल L, क्योंकि इसकी लंबाई l/2 कैपिटल ली हमने बड़ी, तो ये कैपिटल L ही लेते चलेंगे। तो देखिए कितना मिल गया यहाँ पे, L से L कैंसिल हो गया, मतलब 4 m भी आएगा साथ में, इधर देखिए क्या बचा, इधर mr²/4l तो था ही, इधर से और आ गया अपने पास l, तो l से l ये कट गया, तो इधर वाला फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट पोर्शन ये वाला सिर्फ इसका, इस वाले पोर्शन का अगर हम देखें तो हमको इसका इंटीग्रेशन कितना मिला है, सिर्फ इस वाले पोर्शन का ये मिला है mr²/4, ठीक है। अब देखिए, अब इधर का अगर देखें तो इधर वाले का भी मैं आपको बता देता हूं, इधर वाले का आपको इंटीग्रेशन मिलेगा, इधर देखिए सेकंड वाले का, इधर है हमारे पास m/l, इधर क्या है m/l, ये तो बच ही रहा है, इंटीग्रेशन किधर है देखो z² पे, तो क्या मिल जाएगा z³ ठीक है, z dz के रेस्पेक्ट में है, और यहाँ पे भी -l/2 और +l/2, तो देखिए कितना मिल जाएगा हमको m/l, z की जगह पे अब रखेंगे -l/2, तो ये मिल जाएगा हमको माइनस कितना l³ कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 का क्यूब, 8 और 3 भी है साथ में, चलो 3 को एक बार बाहर रख लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इसका ही ले लेते हैं, तो l³/8 आ जाएगा, सॉरी पहले प्लस का पुट करेंगे, फिर पुट करेंगे हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो तो, और यहाँ पे क्यूब है तो वो भी माइनस का ही बचेगा, इसलिए प्लस लिख दिया मैंने पहले ही, इधर भी आ जाएगा l³/8 आ जाएगा, एक बार प्लस का किया और एक बार माइनस का, तो देखिए कितना मिलेगा यहाँ पे m/3l था, और अंदर मिल जाएगा हमको l³/, अब देखो 8 आ जाएगा नीचे एलसीएम, ऊपर बढ़ जाएगा 2, मतलब नीचे बढ़ जाएगा हमारे पास 4, तो एक l से एक l³ गया, मतलब स्क्वायर बचेगा, तो कितना मिलेगा हमको ml²/3 × 4 हो गया 12, तो कितना मिल रहा है ml²/12 मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये l²l³/12 बचा था, यहाँ पे ये ml³ हो गया, और इसको अगर हम देखें ऊपर, सॉरी थोड़ा सा अगर इसको ऊपर बढ़ाए, चलिए तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, फिर आगे कर चलते हैं। नीचे वाला जो नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं इधर ऊपर आपको पूरा लिख के बताता हूं कि क्या चीज मिलेगी अपने को, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मिलेगा। चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए फर्स्ट वाले उधर वाले जो पोर्शन का था उसका हमको मिल गया था, इसका कुल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूं आपको, ये आई जो मिलेगा किसका, सॉलिड सिलेंडर का, वो हमको मिलेगा
इधर देखिए हमको कितना मिला था, ये mr² 4 प्लस, क्योंकि देखो बीच में दोनों के प्लस है यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है, ml²/12। तो टोटल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का कितना मिलेगा, mr² 4 + ml²/12 मिलेगा। तो सिलेंडर के लिए इतना जड़त्व गुण आपको मिलेगा। आप वापस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका फाइनल रिजल्ट है कि ये ही मिलेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए आगे की स्लाइड में क्या है हमारे पास, हमने क्या मिल रही है हमको, एक रॉड मिल रही है, एक रॉड जिसको हम छड़ कहते हैं। एक छड़ जो है हमारे पास है। अब देखिए छड़ जो है उसका जड़त्व गुण हमको कितना मिल रहा है, कितना मिलेगा। देखिए अब यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक छड़ लिए हमने, है ना। अब एक छड़ है जिसकी लंबाई मान लेते हैं L है पूरी, कितनी है L, यहाँ पे दिख रखा है देखो। तो हम क्या कर रहे हैं, एक छड़ का जड़त्व गुण निकाल रहे हैं। तो ये लिख लेता हूं मैं यहां पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, ठीक है ना। एक छड़ का जड़त्व गुण निकाल रहे हैं। अब देखिए छड़ का जड़त्व गुण कितना मिलता है, क्या मिलता है वो देखते हैं हम। अब देखो छड़ जो है उसका भी हम ये एरिया कैसा ले रहे हैं, यूनिफॉर्म ही ले रहे हैं जड़त्व गुण के लिए, है ना। तो देखो ये भी यूनिफॉर्म है, मान लेते इसकी पूरी लंबाई L है। इसमें से भी हमने देखो ये येलो वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, एक छोटा सा एक हमने क्या है, एक अमाउंट, इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है इसका, ठीक है। जिसकी विड्थ कितनी है या जिसकी चौड़ाई कितनी है, देखिए dx है। अब उसकी इस अक्ष से जो भी इसकी लंबाई के लंबवत अक्ष उसके सेंटर से निकल रही है, ठीक है ना। तो किसके सापेक्ष निकल रहे हैं हम, अबाउट, यहाँ पे लिख रखा है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। तो देखो प्लेस द रॉड अलोंग द एक्स एक्सिस विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। चलो ये भी नहीं लिख रहा है, मैं लिख लेता हूं। चलो तो क्या किसके अलोंग निकाल रहे हैं, along the axis passes through its center, perpendicular to length। ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख लेता हूं मैं। केंद्र से पारित लंबाई के लंबवत, तो लंबाई के लंबवत केंद्र से पारित जो अक्ष है उसके सापेक्ष, ठीक है ना। केंद्र से पारित लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष। चलिए पूरी चीज में बता रहा हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे, ताकि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सही रहे और इंग्लिश मीडियम के लिए, बाइलैंग्वेज ही लेते में चल रहा हूँ। अभी देखो अब थोड़ा हिंदी के वर्ड भी मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने इंग्लिश का वर्ड थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया, तो अभी मैं हिंदी का भी यूज़ ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, प्लेस द रॉड अलोंग द एक्सिस। अब देखो इस छड़ को हमने कैसे रखा है, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, और जो ए बी अक्ष है वो उसकी लंबाई के लंबवत उसके केंद्र से निकल रही है। कहां से निकल रही है, उसके केंद्र से। अब जो हमने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, मान लेते हैं उसका भी द्रव्यमान कितना है, dm है, उसकी चौड़ाई कितनी है, dx है, उसकी विड्थ है dx, और उससे इस dm की जो भी हमने एलिमेंट कंसीडर किया उससे उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये है x है, कितनी है, x है, ठीक है। तो देखिए सो द रॉड एक्सचेंज फ्रॉम x इक्वल टू हाफ टू माइनस हाफ। देखो जैसे अभी हमने सिलेंडर का लिया था, तो ये भी x इसको क्या कर रही है, देखो दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है, एक तो ये और एक ये। तो इसकी देखो x इसकी लंबाई लिए, अगर यही हम छड़ यहाँ पे लेते तो ये x और भी बड़ी होती। तो यहाँ पे भी देखो कितना एक्सटेंड हो रही है वो, x/2 से, देखो प्लस x/2 से ये वाला उधर की तरफ अगर ले तो ये, अब इधर वाला लिया तो ये प्लस आ जाएगा और ये इसके लिए
माइनस उसके विपरीत दिशा में, जहां पे हम वो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये तो प्लस और ये माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो भी पीछे किया वही इंटीग्रेशन इसमें भी करेंगे। अब इसमें देखो एक छोटा सा एलिमेंट हमने क्या किया है, एक छोटा सा पिंड, छोटा पिंड माना है हमने, है ना। तो देखो छोटा सा पिंड जो है कितने लंबाई का आया, कितनी चौड़ाई का लिया हमने, उसकी लंबाई का एक पार्ट है कितना, dx लंबाई का, ठीक है ना। अब dx पे कहां पर है, कितनी दूरी पर है, ये देखो उसके सेंटर से या उसके केंद्र से वो dx जो है, dx केंद्र से x दूरी पर है, दूरी पर है। अब मान लेते हैं कि सिर्फ यही होता, अगर पूरी लंबाई रॉड ने होती तो इसके सापेक्ष इसका तो हम सीधा सा निकाल सकते हैं, x दूरी पर है तो द्रव्यमान dm है तो dm x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे सीधा। लेकिन पूरी छड़ है, छड़ में तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंसीडर मान सकते हैं, बहुत सारे जैसे छोटे छोटे कण, है ना, पिंड। चलिए, तो मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट जैसे हमने पीछे भी निकाला था, इसकी भी लंबाई देखो कुल मान लेते कि l है, कुल हमने मानी भी है, देखो इस टोटल लेंथ जो इसकी और टोटल मास भी लिया है, जैसे हमने पीछे भी माना था, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम में भी पिछले वाले में यही चीज ली थी सेम। अब वो सिर्फ सॉलिड सिलेंडर की जगह, मतलब ठोस बेलन की जगह पे हम एक छड़ ले रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या चीज दिख मिलेगी, उसका भी देखो द्रव्यमान यही मिल रही है, जितनी चौड़ाई का है उसके डीएम द्रव्यमान से हम इसको इकाई लंबाई के द्रव्यमान से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका छोटे से एलिमेंट डीएम का जो भी द्रव्यमान होगा इस छोटे से कण का या पिंड का, वो हमको पता चल गया डीएम। तो इसका देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है स्मॉल एलिमेंट का अबाउट इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू एक्सिस, मतलब इस केंद्र से गुजरती हुई छड़ के, ये देखो अलोंग इट्स पास टू सेंटर, या फिर क्या लिखा है, केंद्र से पारित लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण इस छोटे से का कितना होगा, अभी बताया मैंने mx स्क्वायर dmx स्क्वायर, वही चीज मिलेगी यहाँ पे देखो di इज क्या मिल जाएगा, dm x स्क्वायर। अब इस dm की वैल्यू जो ऊपर हमको मिली है यहां से, ये अगर यहाँ पे पुट करें, ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा, देखो सॉरी यहां पर, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहां से इस dm की वैल्यू जो हम यहां पुट कर रहे हैं, तो इतना क्यों घुमा रहा हूं मैं, ये वाली चीज, तो देखो क्या मिलेगा हमको, di इजल टू m बाई एल, और यहाँ पे क्या साथ में dx और क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब इस पूरी छड़ का देखो नीचे ये लिखा हुआ है, संपूर्ण छड़ का अगर निकाले, संपूर्ण छड़ का, तो कितना मिलेगा, संपूर्ण छड़ का। अब देखो छड़ संपूर्ण कहां से कहां तक एक्सटेंड हो रही है, एक्स के फॉर्म में, x बाई 2 से माइनस एक्स बाई 2 तक, x बाई 2 से कहां तक जा रही है, माइनस एक्स बाई 2, ये x नहीं आया था यहाँ पे, x बाई 2 और माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, वो मैंने करेक्ट कर दिया, वहां से एक्सटेंड हो रही, तो हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं इसको, अब देखो इंट्रोड्यूशन करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसमें आया नहीं है, चलिए तो यहाँ पे लास्ट लास्ट हमको क्या मिला, देखिए डी एल इजगल टू एम बाई एल डी एक्स और एक्स स्क्वायर मिला है। तो देखिए डी आई इजगल टू हमको मिल रहा है एम बाई एल, उसकी विड्थ है डी एक्स और साथ में मिल गया एक्स स्क्वायर। अब इसको पूरी छड़ के लिए अगर निकालना तो हम क्या करेंगे, ये देखिए पीछे माइनस एक्स बाई 2 से प्लस एक्स बाई 2 कर देंगे, या फिर उसकी लंबाई वाला भी ले सकते हैं एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2, ठीक है ना। अब इसको अगर एक्स बाई 2 और माइनस एक्स बाई 2 नहीं लेना है, लंबाई की फॉर्म में लेना है, तो एक्स की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, इधर इसको भी लंबाई को देखो, ताकि वो लंबाई की फॉर्म में रहे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सॉरी। तो इधर भी क्या ले लेंगे, देखो एल बाई 2 और इधर भी एल बाई 2, क्योंकि इसकी पूरी लंबाई हमने कितनी ले रहे हैं, एल ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो एक्स की जगह पे क्या ले लेते हैं हम, एल बाई 2 ले लेते हैं, एक्स की जगह पे इधर भी, चलो इधर भी चेंज कर लेते हैं, जब एक्स लेना ही नहीं हमको तो फिर क्यों करें, है ना। तो इधर भी हम ले लेते हैं एल बाई 2 और इधर भी माइनस एल बाई 2। चलिए अब देखिए क्या चीज मिलेगी हमको, कहां से कहां तक करेंगे हम, माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2, जो पीछे किया था माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 कर देते इसको। देखिए तो हमको डी आई जो है वो कितना मिल जाएगा, कुल मिल जाएगा उस छड़ का आई कितना, एम बाय एल, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वही अंदर रहेंगे, अंदर क्या मिल जाएगा, माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 और कितना मिल जाएगा, देखो डी एक्स
और एक्स स्क्वायर है साथ में। चलो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेता हूं मैं, और dx। अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना मिल जाएगा हमको, समाकलन इसका m/l है हमारे पास। समाकलन आपको सबको आता ही है, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा है, नहीं भी आता है तो ये वाली चीज तो आपको जनरल फॉर्मूला तो पता ही होगा। सामान्य इसका सूत्र जो है वही रहता है कि पावर प्लस कर देते हैं और नीचे भी पावर प्लस कर देते हैं। चलो इसी क्रम में बता देता हूं मैं आपको। तो देखिए अब कितना मिल जाएगा हमको, m/l तो बार बच ही रहा है, इधर मिल गया हमको x³/3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो पीछे किया बस लिमिट पुट करेंगे और कुछ नहीं। जो भी हमने लिमिट ली है, जो भी सीमा यहाँ पे दे रखी है, उसको अंदर ले लेंगे तो उसका कुल हमको जो भी है हमको मिल जाएगा कितना। देखिए x³ की जगह पे अब 3 को मैं पहले ही बाहर ले लेता हूं नीचे वाला, ताकि उसको वहां पे बार बार लेने की जरूरत ना पड़े। तो पहले प्लस l/2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखो l/2 का क्यूब, फिर माइनस आ जाएगा और इधर भी बचेगा -l/2 का क्यूब, क्योंकि 3 तो हमने पहले से ले लिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको i जो है वो कितना मिल जाएगा, m/3l, और इधर मिल जाएगा हमारे पास देखिए l³/8, माइनस माइनस हो जाएगा l³/8। तो अभी पीछे हमने कितना निकाला था, तो इधर मिल जाएगा m/3l और इधर आ जाएगा l³/4। तो एक l से l कट जाएगा तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल जाएगा, इसका जड़त्वाघूर्ण इस छड़ का, उसके केंद्र से गुजरते हुए अक्ष लंबाई के लंबवत, स्क्वायर बच जाएगा इधर और इधर 3 × 4 12 आ जाएगा। तो ml²/12 इसका जड़त्वाघूर्ण हमको मिलेगा। चलिए तो पिछली वाली स्लाइड भी मैं निकाल लेता हूं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला तो पीछे अभी हो ही गया था, आपने मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले भी लिया था, इसका भी आपने ले लिया था, इसका डायग्राम भी बता दिया मैंने। तो देखो ये जितने भी हमने कण बच गए थे उन सबका ले लिया। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये आगे वाला इसका भी ले लीजिए। चलिए अब देखिए तो ये हमने जो हमारी पहली यूनिट थी, दृढ़ पिंड गति की, बल आघूर्ण और एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन, मतलब कोणीय संवेग संरक्षण, उसका नियम भी हमने लिया था। फिर हमने जड़त्वाघूर्ण की तरफ बढ़े थे और जड़त्वाघूर्ण की जो प्रमेय थी वो भी हमने ले ली थी, समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय। तो ये दोनों लेने के बाद इनका कैसे उपयोग करना है और कितने क्या क्या हम ऐसे अलग अलग शेप ले सकते हैं या ऐसे अलग अलग उनका आकार ले वस्तुओं का, अलग विभिन्न आकार के वस्तुओं के लिए जड़त्वाघूर्ण कितना हो सकता है। तो देखो इसमें हमने क्या क्या लिया था, सबसे पहले हमने एक रिंग ली थी जिसको वलय कहते हैं, फिर हमने एक डिस्क ली थी जिसको डिस्क ली थी, डिस्क को हम चक्ति कहते हैं। चक्ति के लिए भी जितनी पॉसिबिलिटीज थी उन सब के लिए जो जहां पे भी जो भी अक्ष उन दोनों प्रमेय से जो उपयोग हो सकता था वो हमने उसका निकाल दिया था। फिर हमने लिया था अभी पीछे चक्ति के बाद हमने बेलन लिया था, ठोस बेलन, ठीक है। फिर हमने छड़ भी ले ली। अब उनके लिए भी जो जो भी चीज थी, अब और अगर कुछ ऐसा बच गया रहेगा मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसे तो बहुत सारे शेप है सबका निकालना, लेकिन मोस्टली जो पूछता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसा कुछ और रहा होगा तो जब हम इनके एमसीक्यूज करेंगे, प्रश्न धारा जब चलेगी तो उसमें भी हम और भी ले लेंगे, और अगर कुछ वहां पे जरूरत पड़ी तो मैं आपको समझा भी दूंगा। तो अब अगली क्लास में हम जो हमारे दृढ़ जो पहली यूनिट थी वो यहाँ पर हमारे समाप्त होती है, पूरी होती है। अगर कुछ बचा रहेगा तो हम बाद में जब प्रश्न लेंगे, कुछ क्वेश्चन जब एमसीक्यूज करेंगे तब हम ले लेंगे। अभी जो हमारे दूसरे यूनिट जो है वो आपकी जो इसमें दे रखी है सिलेबस में वो है उष्मा गति की। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको। तो कल जो है या अगली जो क्लास होगी उसमें हम उष्मा गतिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी आपके सिलेबस में पोर्शन है मैं आपको बेसिक चीजें भी बताऊंगा
उष्मागतिकी के लिए। फिर उसका जो उसमें जो मेन चीज़ें आपके दे रखी है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर्स क्या होते हैं, सारे एग्जांपल्स दे के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको सब समझ में आ जाए कि डेली लाइफ में इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है जी, चलिए तो आज मुझे आज्ञा दीजिए, ये अपनी पहली यूनिट कंप्लीट होती है। अब हम आगे जो है दूसरी यूनिट हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।